गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रशांत ने अपने मित्र से कहा, प्रशांत की पुस्तक और प्रशांत की घड़ी प्रशांत को दे दो, क्योंकि प्रशांत आज शाम को बाहर जा रहा है। देखिए इसमें बार बार प्रशांत का यूज हुआ है ना। इस वाक्य में प्रशांत शब्द का 5 बार प्रयोग हुआ, जो सुनने में बोलने में अटपटा सा लगता है और इससे वाक्य क्या हो जाते हैं? भद्दे हो जाते हैं। भद्दे मीन्स अजीब से लगते हैं। यदि इसी संवाद को हम इस प्रकार लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। प्रशांत ने अपने मित्र से कहा, मेरी पुस्तक और मेरी घड़ी मुझे दे दो, क्योंकि आज शाम को मैं बाहर जा रहा हूँ। इसमें देखिए प्रशांत की जगह हमने मेरी और मैं का यूज़ किया है। इस संवाद में मेरी, मुझे और मैं शब्द प्रशांत के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जो आवश्यक लगते हैं। साथ ही इनसे वाक्य छोटे हो जाते हैं, चुस्त और सुंदर हो जाते हैं। अब भद्दा नहीं लग रहा ना हमको बोलने में। ये शब्द मैं, मेरी, मुझे संज्ञा प्रशांत के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसमें हमने संज्ञा जो होती है ना, प्रशांत किसी का नाम संज्ञा होती है, उसके स्थान पर हमने मैं, मेरी, मुझे का उपयोग किया है। एक और ऐसे वाक्य देखिए। नीता ने अपनी माँ से कहा, नीता आज शाम को नीता की सहेलियों के साथ अप्पू घर जाएगी। मतलब नीता और अप्पू 2 फ्रेंड हैं, तो वो अप्पू के घर जाएगी। साथ में नीता की अध्यापिकाएं भी होंगी। किंतु नीता की माँ ने नीता को नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन नीता के घर कुछ मेहमान आ रहे थे। अब ये जो हमने ऊपर का पूरा अनुच्छेद पढ़ा, ये वाला, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि नीता शब्द का बार बार यूज़ करने से जो हमारा ये अनुच्छेद है वो भी भद्दा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। यदि हम इस अनुच्छेद को निम्नलिखित ढंग से लिखें तो सुंदर लगेगा। कैसे? नीता ने अपनी माँ से कहा कि वह आज शाम को अपनी सहेलियों के साथ अप्पू घर जाएगी। साथ में उसकी अध्यापिकाएं भी होंगी, किंतु उसकी माँ ने उसे नहीं जाने दिया, क्योंकि उस दिन उसके घर मेहमान आ रहे थे। अब देखिए भाषा में क्या हुआ, हमने नीता की जगह पर उसके, उसकी का यूज़ किया, तो इससे क्या होता है? भाषा में सुंदरता, सुगमता और संक्षिप्तता, सुंदरता, सुगमता और संक्षिप्तता लाने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्याकरण में उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये वाक्यों में होने वाली पुनरुक्ति, पुनरुक्ति क्या होती है? किसी भी चीज़ का दोहराव, रिपीटेशन, रिपीट करना। जैसे हम नीता 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 बार बार यूज़ कर रहे थे। किसी का नाम, जैसे प्रशांत वाले अनुच्छेद में हमने प्रशांत 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 यूज़ किया। तो ये जो पुनरुक्ति होती है उसको दूर करके उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। कौन कौन सी? मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं? उदाहरण जैसे हम, उन्होंने, तुम, वे, ये, कौन, किसका, उनका, तू आदि। अर्थात संज्ञा के स्थान पर हम जिनका प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैंने बोला मैं आज जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो, वह जा रहा है। तो ऊपर ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस, 3 वाक्य। ऊपर लिखे वाक्यों में मैं शब्द वाक्य को बोलने वाले के लिए, मैं मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं लिखूंगी ना। तुम शब्द सुनने वाले के लिए, तुम किसके लिए यूज़ करेंगे? यदि मैंने बोला तुम, तो मैं तुम लोगों के लिए कि तुम लोग सुन रहे हो, सुनने वाले के लिए। और वह शब्द उसके लिए आया है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है, उसके लिए आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यदि हमने लिखा मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, हम आज मंदिर जाएंगे। जैसे ये देखो एक बच्चा बना है, बॉल खेल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, हम आज मंदिर जाएंगे। हम मतलब हमारे साथ और भी लोग होंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में मैं और हम शब्द बोलने वाले के लिए उपयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा ना पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन में, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग करते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इनमें उत्तम पुरुष कौन सा होगा? जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। सेकंड आता है मध्यम पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करे उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड आएगा मध्यम पुरुष। तुम्हारी कमीज बहुत सुंदर है। ये एक देखो लड़का है, वो दूसरे लड़के को कह रहा है तुम्हारी कमीज। कमीज जानते हैं ना क्या होता है? शर्ट। तुम्हारी कमीज बहुत सुंदर है, तुम परीक्षा में पास हो गए। तो ऊपर लिखे वाक्य में तुम्हारी और तुम शब्द किसके लिए हो रहा है? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पर आपको बोलकर बता रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष हो गई। आप सब लोग सुन रहे हैं, तो आप सब क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। एक और प्रकार का सर्वनाम होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह सिनेमा देखने गया, ये कहाँ से आए। ऊपर लिखे वाक्य में वह और ये शब्द किसके लिए? बोलने वाले ने किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया है, इसीलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यदि मैं और आप अपन किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में जो यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अदर है ना, जिस सर्वनाम की, इसकी डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं? जिस सर्वनाम को बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से आपको क्या समझ में आ रहा है? निश्चय मतलब जब भी कोई चीज कंफर्म हो, यही अच्छा है। एग्जाम्पल देखिए, यही अच्छा है, ये वे ही आए थे। यही अच्छा, देखो एक बच्चा किसी चीज पे उंगली करके कह रहा है यही अच्छा है, वे ही आए थे, मतलब एक वो कंफर्म है। ऊपर लिखे वाक्यों में यही और वे सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लोग मान लीजिए चाय पी रहे हैं। यदि चाय में आपने देख लिया कि चाय में कुछ भी नहीं गिरा है, यदि चाय में आपने देख लिया कि मक्खी गिर गई है, आपने गिरते हुए देखा है, आप बिल्कुल श्योर हैं, तो आप बोलेंगे दाल में मक्खी गिर गई है। तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपने मक्खी को गिरते हुए देखा है या आप मक्खी को उसमें डला हुआ बिल्कुल देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि आपको डाउट हो रहा है कि चाय में कुछ तो भी गिरा है, मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा है बट कुछ गिरा है, तो वो आपको एक संदेह है, कंफर्म नहीं है, तो आप वहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज़ करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कोई भी ऐसी बात जिसमें हमको एकदम कंफर्म, निश्चय का बोध हो कि ये बिल्कुल ही निश्चित है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जहाँ पर हमको कंफर्म बात ना पता हो, डाउट होता है, संदेह होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपन क्या उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बाजार से कुछ ले आओ। यदि मैंने आपसे बोला बाजार से टमाटर ले आओ, तो आपको कंफर्म है कि हमको बाजार से टमाटर बस लाने हैं, तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि मैंने आपसे बोला बाजार से कुछ ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी लाना है, बाजार जाते हैं कुछ भी लेके आते हैं, क्योंकि हमको कुछ भी लाने के लिए कहा गया है, तो वो अनिश्चय होगा, क्योंकि डाउट है, आप वहाँ जाओगे, देखोगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो ले आओगे। कोई दरवाजे पर खड़ा है। देखिए यहाँ से एक बच्चा देख के बोल रहा है कोई दरवाजे पर खड़ा है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये कौन है, तो वो डाउट है उसको, तो वो बोलेगा कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यदि हम पहचान रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कोई अंकल जी आए हैं, कोई आंटी, कोई आपकी फ्रेंड आई है, जैसे आपके घर मीना आई, तो आपने बोला दरवाजे पर मीना खड़ी है, तो आपको बिल्कुल कंफर्म पता है कि वो मीना है, तो आप बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है, संदेह है हमें कि हम अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कुछ और कोई सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताया गया है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण कोई, कुछ, किन्हीं और किसी। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? मतलब रिलेशन जिसमें पता चले, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। जो लड़की आज गाने वाली थी वह बीमार हो गई। ये एक लड़की है जो गाने वाली थी, देखो जो और वह, इनमें रिलेशन हुआ ना कि बीमार कौन हुआ है? वही लड़की बीमार हुई है जो आज गाने वाली थी। जिसने मारा उसे दंड मिलेगा, जिसने और उसे, मतलब दंड किसको मिलेगी? पनिशमेंट, सजा किसको मिलेगी? जिसने मारा है। उपर्युक्त वाक्यों में दो वाक्यांश हैं, दो वाक्यांश हैं जिनमें जो का संबंध वह से है और जिसने का संबंध उसे से जोड़ा गया है। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तक आपने जितने सर्वनाम पढ़े उसमें आप देख रहे थे एक ही एक वाक्यांश था वाक्य में, और मान लीजिए दो वाक्यांश आगे आए भी तो उनमें रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दो वाक्यांश हैं एक ही वाक्य में, और उनमें एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई संबंध है। जो और वह, जैसे जो लड़की आज गाने वाली थी वही बीमार है, रिलेशन आ रहा है ना इनमें, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे जिसकी, उसकी, इनमें रिलेशन है और दोनों सर्वनाम है। जो, सो, ये दोनों भी सर्वनाम है और दोनों में रिलेशन है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो आप समझते हैं इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी प्रश्न पूछते हैं, क्या ढूंढ रहे हो? ये देखो ये बच्चा यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है, तो दूसरा उससे पूछ रहा है कि क्या ढूंढ रहे हो?
कौन आया है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के लास्ट में हमेशा आप ये क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका यूज़ जरूर करेंगे। ऊपर के वाक्यों में क्या से किसी वस्तु और कौन के द्वारा किसी प्राणी के विषय में प्रश्न पूछा गया है, अतः ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आएगा ही आएगा, तभी तो वो सर्वनाम होगा, और सर्वनाम होने के साथ साथ वाक्य को वो प्रश्नवाचक भी बनाएंगे, तभी वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या देंगे आप, क्या, कौन आदि। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, निज से आप समझ सकते हैं खुद का, पर्सनल, आप खुद, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, ये बच्चा बुक्स लिया है और कह रहा है मैं स्वयं पढ़ लूँगा, वह खुद ही चला जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं और खुद शब्द कर्ता ने, कर्ता मतलब सब्जेक्ट जो बोल रहा है, कर्ता ने अपने लिए ही प्रयोग किए हैं, यूज़ किए हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ, है ना, मैं अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, मतलब आप कोई भी काम, अपने काम को आप खुद कर रहे हैं, ये चीज़ जब हम बताते हैं तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, जिन सर्वनामों का प्रयोग निजत्व मतलब खुद का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे कौन से, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपने आप, खुद आदि, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम शब्द, इसकी एक ये टेबल है छोटी सी, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जब हम अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जब हम अपने खुद के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मैं, मेरा, मुझे, अपना, हम, हमें, हमारा, इन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप। किसी तीसरे व्यक्ति मतलब अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने। निश्चय पूर्वक किए किसी के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, निश्चय पूर्वक मतलब जिसमें निश्चय वाचक सर्वनाम का बोध हो, उसके लिए कौन सा सर्वनाम उपयोग होता है, यह, ये, यही, वह, वे, वही। अनिश्चय रूप से किसी के लिए यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सर्वनाम आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, कोई, कुछ। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, यदि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें कौन से सर्वनाम ज़्यादातर यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, क्या, कौन, किसे। संबंध बनाने के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, जो, सो, जिसे, जिसका, उसका। और यदि अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अर्थात निजवाचक सर्वनाम के लिए स्वयं, अपने, आप, खुद। क्लियर हुई ये सर्वनाम शब्द की टेबल आप लोगों को। इसमें हमको जिस जिस सर्वनाम के लिए जो जो सर्वनाम हम उपयोग करते हैं वो बताए गए हैं। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष में आप शब्द आदर देने के लिए प्रयोग किया जाता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द अपने लिए प्रयोग होता है ना। मध्यम पुरुष में हम किसके लिए, आदर देने के लिए आप का उपयोग करेंगे, और यदि निजवाचक सर्वनाम है
तो उसमें हम आप शब्द अपने लिए प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम में। कोई शब्द का प्रयोग, सेकंड पॉइंट है, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ध्यान से देखिए, नोट करिए। कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए, और यदि हम कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे तो निर्जीव के लिए होता है। कोई किसके लिए होगा? कोई सजीव शब्द, सजीव के लिए। और यदि हमने लिखा कुछ, तो वहाँ पर निर्जीव का बोध होगा, निर्जीव शब्द के लिए प्रयोग होगा। थर्ड पॉइंट, सर्वनाम शब्दों का रूप दोनों लिंगों में एक समान रहता है। मतलब यदि लिंग में हम कर रहे हैं तो जो दोनों लिंग होते हैं उनमें सर्वनाम शब्दों का रूप एक समान रहेगा। वह, नेक्स्ट पॉइंट, वह तथा वे शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम में हम वह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि एक ही वाक्य में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष सर्वनामों का प्रयोग हो तो उनका क्रम इस प्रकार होगा। मतलब यदि कोई एक ही वाक्य ऐसा है जिसमें ये तीनों हो रहे हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, तीनों सर्वनाम का यूज हो रहा है, तो उनका एक क्रम होता है। कैसे होगा उनका क्रम? पहले मध्यम आएगा, फिर अन्य आएगा, फिर उत्तम आएगा। तो जैसे वाक्य कैसा बनेगा? तुम, वह और मैं घूमने जाएंगे। तुम मतलब मध्यम, वह मतलब अन्य, और मैं मतलब उत्तम, घूमने जाएंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। वचन बदलने के साथ ही सर्वनाम का रूप भी बदल जाता है। यदि हम वचन बदल रहे हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि वचन बदलेगा तो सर्वनाम का रूप भी बदलता है। जैसे यदि मैं है तो मैं का हम हो जाएगा, यह का ये। यदि जैसे मैं खेलने गया, यदि हम बोल रहे हैं ना मैं खेलने जा रहा हूँ, और यदि बहुत सारे लोग होंगे तो यदि उसका हम बोलेंगे हम, फिर तो हम खेलने जा रहे हैं। यह का ये, वह का वे, ऐसे ही मुझे का हमें। और दोनों लिंगों में, ये तो अभी मैंने बताया कि दोनों लिंगों में जैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो दोनों लिंगों में सर्वनाम का रूप हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे वह खेल रहा है तो वह खेल रही है, खेल रहा है, खेल रही है, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। और खेल रहा है, खेल रही है, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध भी करा रहे हैं कि खेल रहा है मतलब कोई बच्चा है, खेल रही है मतलब कोई बच्ची है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोनों लिंगों में सर्वनाम का रूप नहीं बदलेगा। जैसे वह का वो वह ही रहेगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। यदि बॉय भी है तो वो बोलेगा मैं जाऊंगा, बॉय गर्ल भी है तो बोलेगी मैं जाऊंगी। तो सर्वनाम का रूप मैं का मैं ही रहेगा। तुम कब आओगे, तुम कब आओगी। तो कब आओगे पुल्लिंग हुआ, कब आओगी स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन दोनों में सर्वनाम तुम का ही यूज होगा।